तो अगर 9th क्लास में आपने नंबर सिस्टम चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं। वो नंबर्स जो ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल देते हैं और ना ही रिपीटिंग डेसिमल देते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी नहीं होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखूं आपके सामने तो √2 एक इर्रेशनल नंबर है, √3 एक इर्रेशनल नंबर है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। इनमें सबसे खास बात क्या है सर? खास बात ये है बच्चों कि यहाँ पर ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये जो 5 है, ये जो अंदर लिखे हुए हैं, ये सब कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर है। ये खास बात है देखने वाली, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, ओके, ये तो हो गई प्राइम नंबर की बात कि ये प्राइम नंबर होंगे और इनके ऊपर रूट लगे होंगे, वो सब इर्रेशनल नंबर होते हैं। और आपने कुछ इस तरह के भी इर्रेशनल नंबर देखे होंगे क्लास 9th लेवल पर, याद है? 1.01 001 0001, है ना, देखे थे? इस तरह के भी आपने इर्रेशनल नंबर देखे थे जो क्या होते हैं, ना तो टर्मिनेट हो रहे होते हैं और ना रिपीट हो रहे होते हैं। तो इन्हीं इर्रेशनल नंबर की एक पर्टिकुलर हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्लास 10th के अंदर। वो प्रॉपर्टी ये है, एक थ्योरम बेसिकली हम पढ़ेंगे कि अगर कोई भी नंबर इर्रेशनल नंबर है तो उसे प्रूफ कैसे किया जाए कि वो इर्रेशनल है। जैसे अगर आपने कहा कि √2 इर्रेशनल है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रूफ करके दिखाओ कि √2 इर्रेशनल है, ये अगर मैं आपसे पूछूं तो वो प्रूफ कैसे किया जाएगा, वो आपके क्लास 10th के सिलेबस के अंदर आता है, ठीक है। प्रूफ करने से पहले दो चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर तो मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, प्राइम नंबर क्या होते हैं। आपको समझना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसे दो नंबर, ठीक है, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी अदर को फैक्टर, उनके कोई भी फैक्टर 1 के अलावा नहीं हो सकता, तो वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने वहाँ पर लिखा, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 5, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 5 लिखा और मैंने यहाँ पर लिखा सपोज करो 13 7, कुछ भी लिख लिया, 5 लिख लिया और 7 लिख लिया। अब ये जो पेयर है ना, ये पेयर क्या कहलाएगा, को प्राइम, को प्राइम कहलाएगा। ये को प्राइम वाला पेयर है, क्यों? क्योंकि 5 का जो फैक्टर होगा वो 5 × 1, 7 का जो फैक्टर होगा वो 7 × 1, ठीक है। अब इनका अगर हम HCF निकालें तो इनके HCF का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यानी कि ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर जिन नंबर्स का HCF का आंसर 1 आता हो, वो नंबर क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। एक चीज़ तो ये कह सकते हो, या आप ऐसा कह सकते हो कि ऐसे नंबर जिनमें 1 के अलावा कुछ और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, वो नंबर क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर। ये वाली बात क्लियर है? एक चीज़ तो ये आपको पढ़नी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब हम इर्रेशनल नंबर को प्रूफ करते हैं कि वो इर्रेशनल नंबर हैं, तो हम एक मेथड यूज करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या यूज करते हैं? मेथड ऑफ कौन सा? कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर हम किसी भी चीज को अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम करने के बाद अगर वहां पर कोई भी एक ऐसा फैक्ट आ जाता है जो कि रॉन्ग हो रहा है, अगर कुछ भी रॉन्ग हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा एजम्पशन ही जो था वो क्या था, रॉन्ग, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जो आपका जो बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। अब इस ब्लैक बोर्ड को मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये ग्रीन बोर्ड है। कैसा है? ग्रीन बोर्ड है, ठीक है। तो ग्रीन बोर्ड पर हमें पता है कि ग्रीन बोर्ड पर अगर हम ब्लैक से कुछ लिखें तो वो दिखेगा, हाँ या ना? यस, दिखना चाहिए। ब्लैक बोर्ड पर अगर मैं ब्लैक से कुछ लिखूं, देखो जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने ब्लैक चूज कर रहा हूं और मैं ब्लैक से कुछ लिख रहा हूं, देखो मैं लिख रहा हूं लेकिन यहां लिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है आपको, हाँ या ना? अगर ये ग्रीन होता तो अगर मैं ब्लैक से लिखता तो आपको कुछ दिखता, हाँ या ना? तो अब मैं जब लिख रहा हूं तो मैंने इससे लिखने से पहले ये माना, मैंने माना कि ये जो बोर्ड है वो कैसा बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड, ठीक है। आपने कहा ठीक है, हमने भी मान लिया ये ग्रीन बोर्ड है, आप कह रहे हो तो हमने मान लिया ग्रीन बोर्ड है। फिर हमने क्या किया, हमने इस पर लिखना शुरू किया।
अब जब हमने ब्लैक पेन चूज किया, ये पेन कैसा है ब्लैक, और हमने चूज किया और हमने लिखना शुरू किया तो इस पर कुछ लिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये बोर्ड ग्रीन नहीं है, क्योंकि अगर ये ग्रीन होता तो इस पर ब्लैक दिखना चाहिए था। तो इससे प्रूफ होता है कि क्योंकि ये नहीं दिख रहा है और नहीं दिखेगा ब्लैक कलर किस पर, ब्लैक पर, तो इसका मतलब ये बोर्ड कैसा है, ब्लैक, ग्रीन नहीं है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो जब हमने इसको ग्रीन माना था और जब लिखना शुरू किया था तो लिख नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था, तो वहां पर क्या आ गया था, एक कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ग्रीन पर तो ये क्या होना चाहिए था, दिखना चाहिए था, तो वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसलिए हमने कहा कि जो हमने माना है कि ये ग्रीन बोर्ड है ये क्या है, रॉन्ग। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। इसी तरह से आप इरेशनल नंबर को भी प्रूफ करते वक्त मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करोगे। आप पहले ये मान लोगे कि जो नंबर हैं वो कैसे नंबर हैं, रैशनल नंबर। कैसे मानोगे, रैशनल मान लोगे। इरेशनल प्रूफ करना है लेकिन मानोगे क्या, रैशनल मानोगे। फिर रैशनल मानते मानते चलते जाओगे, स्टेप कुछ कराते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। वह जैसे ही गड़बड़ होगी तो आप कह दोगे देखो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो इसका मतलब जो हमने माना था कि ये रैशनल है, ये क्या है, रॉन्ग है, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। तो सही क्या होगा, तो अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर दूसरे टाइप के नंबर तो हमने यही पढ़े हैं कि जो रैशनल नहीं होगा वो क्या होगा, इर्रेशनल। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इर्रेशनल। ये हमारा प्रूफ करने का तरीका रहेगा। कैसे करेंगे उसके लिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मैं आपके सामने एनसीईआरटी की बुक से जो थ्योरम नंबर बच्चों क्या है मैं एक बार देख लेता हूं। थ्योरम नंबर क्या है, 1.4। ठीक है, थ्योरम नंबर 1.4, थ्योरम नंबर 1.4। हालांकि वहां पर आपको थ्योरम नंबर 1.3 भी दिख रही होगी, लेकिन 1.3 जो है वो आपको प्रूफ नहीं करनी है, वो मैं आपको बस एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मोटिवेट कर दूंगा कि वो किस तरह से समझाई गई है, वहां पर है क्या वो। ठीक है, थ्योरम नंबर 1.4 में हमें क्या करना है, तो आंसर है इसमें √2 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है। प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ क्या कि √2 कैसे करेंगे। प्रूफ करना बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। मैंने माना लेट द √2 बी अ रैशनल नंबर। सबसे पहले मैं इसे रैशनल नंबर मान रहा हूं, इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है सर, मान ली ये बात। अगर ये रैशनल नंबर है तो जो √2 है वो हमने पढ़ा था क्लास 9th लेवल पर, जो रैशनल नंबर होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, हाँ या ना। ठीक है, तो हम कह देंगे तो अगर ये रैशनल नंबर है तो √2 किसके इक्वल रहा होगा, P/Q की फॉर्म में रहा होगा। यस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहां पर ये जो P एंड Q है, P एंड Q ये कैसे नंबर हैं, को प्राइम है। ये मैं स्टार्टिंग में लेकर चला गया, ये कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर। इस बात का क्या मतलब है सर, आपने ये क्यों लिखा है कि यहाँ पर को प्राइम है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आप कोई भी रैशनल नंबर बोलो मुझे जो आपके मन में आते हो, कुछ भी नंबर बोलो, न्यूमरेटर बोलो और डिनोमिनेटर बोलो। 2/3, अब यहाँ पर जो 2/3 है, ये 2 और 3 का जो पेयर है ये कैसा नंबर होगा, को प्राइम। क्यों, क्योंकि 2 और 3 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ क्या होगा, 1। ठीक है, आप और कोई नंबर बोलो, ये तो आपने प्राइम बोल दिया डायरेक्टली, आप और कोई नंबर बोलो जो आपके मन में आता हो। मान लो न्यूमरेटर में ऊपर बोला एक बच्चे ने बोला 5 और किसी बच्चे ने बोला 20, मैं तो सर ऐसे बोलूंगा, क्या बोलूंगा, 5 और 20। अब देखना इसको 1 और नीचे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। ठीक, अब 1 और 4 ऐसा नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या रहा होगा, 1। कोई भी रैशनल नंबर बोलो जो आपके मन में आता हो, कुछ भी। आप जैसे ऊपर लिखा मैंने 35, नीचे मैंने कुछ भी, क्या लिखूं बोलो, हैं 40। ठीक है, 40 लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब मैं 5 से कैंसिल कर रहा हूं, जब 5 से कैंसिल कराऊंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 7, यहाँ पर कितना आएगा, 8। 7 और 8, इन दोनों नंबर में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होगा जो क्या होगा, कॉमन फैक्टर। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, सिर्फ 1। ये वाली बात क्लियर है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, जब भी हम किसी रैशनल नंबर को लिखते हैं, जब भी हम P/Q की फॉर्म लिखते हैं, तो उनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ऐसा नहीं है कि अच्छा सर ऐसा लिख दूं तो 10/20, ऐसे नहीं। इनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, इनमें तो कॉमन फैक्टर देखे जाएगा, 2 दिख रहा है, 10 में भी 2 होता है और
20 में भी 2 होता है। मैं इनका नहीं कह रहा हूं, मैं किसका कह रहा हूं, जो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म होंगी। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी बोलो, 1/2। अब 1 और 2 का अगर आप देखोगे तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या मिलेगा आपको, 1। तो कोई भी रैशनल नंबर हो, उस रैशनल नंबर की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी उसमें जो भी नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखे होंगे वो हमेशा कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर। ये वाली बात क्लियर है, यस और नो बोलो, क्लियर है ये, ठीक। अच्छा, अब जब इतनी बात क्लियर हो गई तो कि P अपॉन Q की फॉर्म में रहा होगा, P और Q को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर का मतलब नो फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। को प्राइम नंबर का मतलब हो गया नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। अच्छा, अब फिर से √2 को इरेशनल प्रूफ करना है तो मैंने माना कि √2 कैसा नंबर है, रैशनल। अगर ये रैशनल है तो P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। यहाँ पर P और Q दोनों ही को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर का मतलब उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, ठीक। अच्छा, अब बच्चों ध्यान से सुनो, अब मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो ये जो Q है वो मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, √2Q, और इधर क्या चल रहा है, P, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो सर स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि मैं यहाँ से रूट हटाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग क्या, बोथ साइड, ठीक है, हटाओ। तो इधर जब स्क्वायर करोगे ना तो देखना ध्यान से, √2Q का होल स्क्वायर और इधर क्या, P स्क्वायर। अब ये √2 का स्क्वायर कराओगे तो 2 आएगा और Q स्क्वायर और इधर क्या, P स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो Q स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है, P स्क्वायर अपॉन में क्या, 2, ये 2 डिवाइड में आ गया। अब इस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ो, इतनी चीज जो बोर्ड पर लिखी हुई है उसको अगर मैं ध्यान से पढ़ूं तो मुझे ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो ये 2 है ये डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स किसको, यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे वर्ड की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहा है किसको, P स्क्वायर को। और अगर 2 डिवाइड कर रहा है P स्क्वायर को तो ऑल्सो 2 डिवाइड करेगा किसको, P को। यही आपकी थ्योरम नंबर 1.3 है। वो ये कहता है कि अगर 2 P स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 P को भी डिवाइड करेगा। इस बात का मतलब ये है कि अगर मान लो 2 10 को डिवाइड करता है या नहीं करता है, तो आंसर हाँ करता है। तो 2 10 के स्क्वायर को भी डिवाइड करता होगा हर हाल में, हाँ या ना। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 को डिवाइड करता है। अब फिर से सुनना, 2 डिवाइड करता है किसको, 4 को, तो 2 4 के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखो 2 16 को भी डिवाइड करता है। अब एक बार फिर से और चेक कर लेते हैं, 2 डिवाइड करता है 6 को, ठीक है, तो 2 6 के स्क्वायर को भी डिवाइड करता होगा, हाँ या ना, यस। तो ये किसी भी नंबर के लिए एप्लीकेबल है बात, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए कह रहा हूँ, किसी भी नंबर के लिए एप्लीकेबल है कि 2 अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। अब इसको उल्टा कहना शुरू करो कि 2 अगर 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑल्सो किसको डिवाइड करता होगा, फिर से 2 अगर 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ऑल्सो किसको डिवाइड करता होगा, 4 को। ये बात समझ आई। तो वही मैंने यहाँ लिखा कि अगर 2 P के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ऑल्सो किसको डिवाइड करता होगा, P को। ये बात समझ में आ गई, अच्छा ओके। अब इसके आगे की बात सुनो, अगर 2 डिवाइड कर रहा है P को, अगर 2 P को डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बताने वाला हूं। अब यहां पर जैसे 2 जो है ना वो 4 को डिवाइड करता है, हाँ या ना, करता है। 4 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 लिख सकते हैं। फिर से 2 6 को डिवाइड करता है, तो 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3। अब फिर से 2 डिवाइड करता है 50 को, है ना, तो 50 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 25, ठीक है। फिर से 2 डिवाइड करता है जैसे मान लो 100 को, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × में क्या, 50। तो मैं ये देख रहा हूं कि 2 जिन नंबर्स को डिवाइड करता है उन नंबर्स को हमेशा 2 × समथिंग की फॉर्म में लिखा जा सकता है, हाँ या ना। कोई भी नंबर हो, आप कोई भी नंबर का एग्जांपल लो, जैसे किसी बच्चे ने कहा कि सर 2 जो है 20 को डिवाइड करता है ना, तो 20 को लिखा जा सकता है क्या, 2 ×
कोई भी नंबर हो जो आपके माइंड में आता है जो 2 से डिवाइड होता है, फिर उस नंबर को हम चाहें तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू समथिंग। ठीक है, तो ऐसे आप मुझे ये बताओ कि अगर 2 इन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है और ये नंबर अगर 2 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो इसी तरह से 2 डिवाइड कर रहा हो p को, तो ये p भी किस फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, 2 इंटू समथिंग। समथिंग का नाम मैंने अभी थोड़ी देर के लिए क्या रख दिया, c। यहां पर कोई वैल्यू रही होगी इनमें से कोई, ये वाली बात आगे समझ में। तो इसी तरह से मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2 डिवाइड करता है p को, तो इसका मतलब p किस फॉर्म में रहा होगा, 2 इंटू समथिंग। ये वाली बात क्लियर हुई, यस और नो? ठीक है, अच्छा, तो p यानी कि 2c के इक्वल रहा होगा। तो आप कुछ भी नाम रख सकते हो, c m जो भी रखा हो, मतलब वो 2 इंटू समथिंग होना चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, यहां पर मेरे पास एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको दिख रही है, ये इस इक्वेशन में इस p की जगह मैं 2c रख रहा हूं, q स्क्वायर ऐसे, ठीक है, p की जगह क्या 2c, इसका होल स्क्वायर और अपॉन में क्या 2। ठीक, अब इसके आगे की कहानी सुनो, q स्क्वायर ऐसे, ठीक है, 2 4c स्क्वायर बन जाएगा ये, और अपॉन में 2 से इसको कैंसिल करा दो, कितना आ जाएगा 2, तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया 2c स्क्वायर। अब 2 डिवाइड में लाकर लिख लो, तो q स्क्वायर अपॉन में क्या 2, और इधर क्या आ गया c का स्क्वायर, इधर क्या आ गया c का स्क्वायर। तो यहां पर जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर को। हमें कैसे पता चला कि ये 2 पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, बताओ, कोई बच्चा बता सकता है? हमें कैसे पता चला कि ये 2 पूरी तरह से डिवाइड कर रहा होगा? आंसर पॉइंट में आ रहा हो सर, तो आंसर है नो, आंसर पॉइंट में आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो c लिखे हुए हैं, ये c जो मैंने यहाँ पर लिखे थे, ये नंबर्स कैसे नंबर थे, तो आंसर है होल नंबर। क्या थे? होल नंबर थे, है ना। या मैं कहूँ अभी फिलहाल के लिए इंटीजर्स भी कह सकते हो, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए 2 डिवाइड करता है -30 को, हाँ या ना, तो 2 को लिखा जा सकता है क्या 2 इंटू -15। तो ये जो नंबर यहाँ पर आ रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, इंटीजर्स। क्या हैं? तो c इज सम इंटीजर, तो c यहाँ पर कोई इंटीजर है। तो अगर c इंटीजर है तो इंटीजर जो होंगे वो तो पॉइंट में नहीं होते, ये बात आपको पता है। इंटीजर जो है वो पॉइंट में नहीं होते, वो हाँ तो ऐसा होगा -1 या फिर 2 1 3 4 5 ऐसे होंगे। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा होगा, इसका मतलब इसे पूरी तरह से डिवाइड कर रहा होगा, क्योंकि इस चीज का आंसर किसके इक्वल आ रहा है, इंटीजर के इक्वल। अगर इंटीजर के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब 2 क्या कर रहा है, पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। तो इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा क्या कि 2 डिवाइड्स किसको, q स्क्वायर को। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 ऑल्सो डिवाइड किसको, q को, है ना। अगर वो p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p को भी डिवाइड करेगा, इसी तरह से q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो q को भी करेगा। अब सभी बच्चे केवल बोर्ड पर दो टर्म लिखे हैं, उनको ध्यान से देखेंगे। इसको पढ़ो, क्या लिखा है, 2 डिवाइड्स p। इसको पढ़ो, क्या लिखा है, 2 ऐसा नंबर है जो p को भी डिवाइड कर रहा है और 2 ऐसा नंबर है जो q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 उन दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर। 2 उन दोनों का, तो इसका मतलब में हम यहां पर ये नोट कर लें कि 2 इज therefore 2 is common factor, 2 is common factor of किसका, p and q, हाँ या ना। जब भाई 2 किसको डिवाइड कर रहा है, p को, और 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है किस का, p का और q का। लेकिन आप तो ये कह रहे थे कि p और q को प्राइम है, आपने ये तो स्टार्टिंग में कहा था कि p और q कैसे नंबर हैं, को प्राइम। इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हो सकता है, 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन जब आपने कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन करने पर हमें क्या मिला, हमें कैलकुलेशन करने पर तो ये मिला कि 2 क्या है, कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो रही है, यहां पर क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, बट इट contradict that p and q are co-prime, हाँ या ना।
बट यहां तो कंट्राडिक्शन आ गया कि पी और क्यू क्या है, कोप्राइम। और अगर पी और क्यू कोप्राइम नहीं है, आपने यहां पर अगर देखा कि 2 क्या है, कॉमन फैक्टर आ गया, तो 2 कॉमन फैक्टर आ गया पी और क्यू का, बट हमने तो कहा था पी और क्यू कोप्राइम है, तो इसका मतलब पी और क्यू कोप्राइम नहीं है। और अगर पी और क्यू कोप्राइम नहीं है तो इसका मतलब √2 रैशनल नंबर नहीं हो सकता। और अगर √2 रैशनल नंबर नहीं हो सकता तो वो कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल। यही बात हम यहां पर लिखेंगे कि ये जो कंट्राडिक्शन आया है कि P और Q का जो फैक्टर है, वैसे तो ये होना चाहिए था कि अदर देन 1 नहीं आना चाहिए था, बट अदर देन 1 क्यों आया, ड्यू टू अवर दिस कंट्राडिक्शन अराइज, दिस कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, तो आंसर है हमने रॉन्ग मान ली थी ये बात। दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर, हाँ, ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग था। और अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, एजम्पशन क्या था बोलो, हमारा एजम्पशन क्या था कि √2 कैसा नंबर है, रैशनल। √2 कैसा नंबर है, अगर हमारा ये मानना जो हमने माना था कि √2 रैशनल नंबर, अगर ये गलत है तो सही क्या होता होगा, सही ये होता होगा कि √2 कैसा नंबर, इर्रेशनल। इस तरह से ये प्रूफ होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर, इस थ्योरम के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको स्टार्टिंग में ही सारी बात पता चल जाएगी। देखो सुनो ध्यान से, सबसे पहले आपने √2 को रैशनल नंबर माना। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये P/Q की फॉर्म में रहेगा। P और Q दोनों ही यहाँ पर कैसे नंबर होंगे, कोप्राइम। इसका मतलब इनका अदर देन 1 कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जब आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हो तो अदर देन 1 क्या मिल जाता है आपको, एक कॉमन फैक्टर, कितना, 2 कॉमन फैक्टर मिल जाता है। तो इससे तो ये प्रूफ हो जाता है कि ये P और Q क्या नहीं है, अगर ये कोप्राइम नहीं है तो ये क्या नहीं है, रैशनल। अगर ये रैशनल नहीं है तो ये क्या होगा, इर्रेशनल। बस इतना सा है। ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये प्रूफ करके दिखाओ आप। ठीक है, कर देंगे। प्रूफ करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, तो कॉन्ट्राडिक्शन लाने के लिए पहले तो हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम कर लें, √3 इज रैशनल। ठीक है, रैशनल नंबर मान लेते हैं। अगर ये रैशनल है तो √3 P/Q की फॉर्म में रहा होगा। और यहां पर जो P और Q हैं, क्योंकि ये रैशनल नंबर है अगर, तो P एंड Q ये कैसे नंबर होंगे, कोप्राइम नंबर होंगे, कोप्राइम्स। ठीक है, कोप्राइम्स का मतलब क्या होता है, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, अब क्योंकि आप एक थ्योरम पढ़ चुके हो बिल्कुल सिमिलर इसी तरह की, तो आपको ये क्वेश्चन फटाफट से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बात है, सब क्लियर है। अब बच्चों क्या करोगे, इस Q को इधर लेकर जा रहा हूं तो क्या आ जाएगा, Q√3 और इधर क्या, P। फिर इस रूट को हटाने के लिए क्या कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कराओगे तो देखिए ध्यान दीजिए, Q√3 का स्क्वायर आएगा और इधर क्या, P²। स्क्वायर हटाओगे तो इधर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, और साथ में क्या, Q², और इधर क्या चल रहा है, P²। 3 डिवाइड में जाएगा तो Q² इक्वल्स टू कितना, P²/3। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ये बताता है कि 3 जो है वो क्या कर रहा है, डिवाइड किसको, P² को। अगर ये 3 P² को डिवाइड कर रहा है तो जो थ्योरम नंबर 1.3 है वो ये कहती है कि अगर ये P² को डिवाइड कर रहा है तो ये ऑल्सो डिवाइड करेगा किसको, हाँ या ना। इसको अगर आप समझना चाहते तो ऐसा सोच लेना कि जैसे 3 जो है वो 9 को डिवाइड करता है, हाँ या ना, यस। अगर ये 9 को डिवाइड करता है तो ये बच्चों 9 के स्क्वायर को भी क्या करता होगा, डिवाइड करता होगा। फिर से 3 6 को डिवाइड करता है तो 3 6 के स्क्वायर यानी कि 36 को भी क्या करता होगा, डिवाइड करता होगा। तो ये आप किसी भी नंबर के लिए इस तरह से चेक कर लोगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आगे की कहानी सुनो। 3 डिवाइड कर रहा है P को। अब अगर कोई भी नंबर, अगर किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड किया जा सकता है
तो वो नंबर किस फॉर्म में रहा होगा? तो आंसर है कि देखो 3 जैसे 6 को डिवाइड करता है तो 6 को क्या लिखा जा सकता है? 3 इंटू 2। 3 9 को डिवाइड करता है तो इसे क्या लिखा जा सकता है? 3 इंटू 3। जैसे और कोई नंबर ले लो, जैसे 3 जो है 27 को डिवाइड करता है तो इसे क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 9। कोई भी नंबर जो 3 से डिवाइड किया जा सकता है उसे किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? 3 इंटू समथिंग की फॉर्म। 3 इंटू समथिंग क्या होगा? सम इंटीजर। समथिंग जो है वो क्या होगा? सम इंटीजर। ठीक है, तो उसका मैंने नाम रख दिया मान लो C। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है अगर P को, तो P को लिखा जा सकता होगा 3 इंटू समथिंग। समथिंग में मैंने यहाँ पर C लिख दिया, वेयर C इज सम इंटीजर। ओके, अब ये जो P इक्वल्स टू 3C है वो इस इक्वेशन में लाकर पुट कर दो यहाँ पर। तो जब पुट करोगे तो देखो क्या होगा? क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3C का स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है? 3। अब जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो देखो ध्यान से, क्यू स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, इधर क्या आएगा? 9C स्क्वायर अपॉन 3। 3 से इसको कैंसिल करोगे, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना बोलो? क्या स्टेटमेंट बन रहा है बोलो? कि 3 क्या कर रहा है? डिवाइड किसको? क्यू स्क्वायर को। तो 3 ऑल्सो क्या करेगा? डिवाइड किसको? क्यू को। अब आप इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देख सकते हो कि 3P को भी डिवाइड कर रहा है, 3Q को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 3 क्या है? कॉमन फैक्टर। किसका? P एंड Q का। Therefore 3 is common factor। 3 is common factor of P एंड Q। ये तो दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया अगर दोनों को डिवाइड कर रहा है ना? बट यहां तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम, क्योंकि हमने तो स्टार्टिंग में ये कहा था कि P और Q क्या हैं? को प्राइम है ना? ये हमने यहां पर कहा था, देखो P एंड Q क्या हैं? को प्राइम। बट इनका तो 1 के अलावा, अगर को प्राइम है तो 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, बट यहां पर तो 3 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब P और Q को प्राइम नहीं है। या हम ये कहें कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है वो क्यों आया है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों आया ये कॉन्ट्राडिक्शन? ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। हमने रॉन्ग मान लिया था कुछ स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, क्या एजम्पशन था? √3 क्या है? रैशनल नंबर। हमने एजम्पशन क्या किया था? √3 क्या है? रैशनल नंबर। अगर ये हमारा एजम्पशन रॉन्ग है तो सही क्या होना चाहिए? √3 क्या है? इर्रेशनल। ठीक है, तो ये वाली बात आप स्टार्टिंग में यहीं से समझ सकते हो कि अगर √3 रैशनल है तो P अपॉन Q की फॉर्म में होगा, P और Q दोनों को प्राइम होंगे, इसका मतलब इनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन हमने जब आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन की तो हमें 3 अदर देन 1 एक कॉमन फैक्टर मिला, इसका मतलब P और Q क्या नहीं है? को प्राइम नहीं है। अगर ये को प्राइम नहीं है तो ये √3 क्या नहीं है? रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब जब आपने रैशनल और इर्रेशनल नंबर के सम ऑपरेशन जब पढ़े थे तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर ऐड कराकर लिखा हो तो उसका आंसर क्या होता है? इर्रेशनल। या रैशनल नंबर माइनस इर्रेशनल नंबर, ये भी क्या होता है? इर्रेशनल। या रैशनल का प्रोडक्ट इर्रेशनल से कराया जाए, इर्रेशनल आता है। या डिवीजन कराया जाए तब भी आंसर क्या आएगा? इर्रेशनल आएगा। तो 2 रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के लिए ये फैक्ट मानकर चलो आप कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर को जब भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कराया जाए तो वो हमेशा क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। ये हमारे लिए एक फैक्ट है। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान दो आप, यहां पर 5 माइनस √3 को इर्रेशनल प्रूफ करना है तो मैं यहां पर लेट कर लेता हूं, लेट 5 माइनस √3 कैसा नंबर? रैशनल मान लेता हूं, बी आर रैशनल नंबर।
ठीक है। अगर ये रैशनल है तो 5 माइनस रूट 3 जो है ये किस फॉर्म में रहा होगा? P अपॉन Q की फॉर्म में रहा होगा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, यहाँ पर P और Q जो दोनों नंबर हैं ये कोप्राइम हैं, बट P और Q अपने आप में क्या हैं? इंटीजर्स। ये बात ध्यान रखना, P और Q दोनों क्या हैं? इंटीजर्स। आप जैसे किसी की भी बात करो, जैसे एग्जाम्पल के लिए 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये 2 क्या है? इंटीजर। 3 क्या है? इंटीजर। और 2 और 3 का जो पेयर है ये क्या है? कोप्राइम। ये वाली बात क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना P और Q इंटीजर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि ये 5 ऐसे ही लिखा रहने दो, है ना, ये 5 ऐसे ही लिखा रहने दो, और ये एक काम करता हूँ, ये रूट 3 इधर लेकर चला जाता हूँ। ये रूट 3 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा बोलो? प्लस का, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, और ये 5 ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। ये P अपॉन Q इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। ये रूट 3 इधर ले गया और P अपॉन Q इधर लेकर आ गया। अब जब इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा बोलो? Q, और Q यहाँ पर कितना आएगा? 5Q माइनस P। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 5 मल्टीप्लाई बाय क्या है? इंटीजर। यहाँ पर Q क्या है? एक इंटीजर, और उसमें से माइनस क्या हो रहा है? एक इंटीजर, और डिवाइड किससे करा रहे हैं हम? इंटीजर से। तो जब हम इंटीजर के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कराएं, आंसर क्या आता है? एक इंटीजर। आंसर क्या आएगा? एक इंटीजर आया ना, इंटीजर मिल गया हमें। अब जब हमें इंटीजर मिल गया तो हमें जो हम कहेंगे कि ये जो आंसर आया होगा ये आंसर दरअसल क्या रहा होगा? एक रैशनल। कैसा नंबर? रैशनल नंबर मिलेगा। देखो 5 मल्टीप्लाई बाय इंटीजर, और इंटीजर में से इंटीजर माइनस करोगे तो ऊपर एक इंटीजर आ रहा होगा, नीचे भी क्या चल रहा है? इंटीजर। अब इंटीजर अपॉन इंटीजर कहीं पर लिखा हो, इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो वो नंबर कैसा नंबर होता है? रैशनल। कैसा नंबर होगा? तो ये क्वांटिटी क्या रही होगी? एक रैशनल नंबर रही होगी। ये वाली बात क्लियर हो गई? आपने प्रूफ कर दिया कि रूट 3 कैसा नंबर है? रैशनल। लेकिन यहां तो कंट्राडिक्शन आ गया। क्या कंट्राडिक्शन आ गया? कि रूट 3 कैसा नंबर है? इर्रेशनल। हमने तो ये कहा था ना कि रैशनल में से इर्रेशनल को माइनस करें तो आंसर क्या होता है? इर्रेशनल। ये तो एक फैक्ट है ना। तो यहाँ पर रूट 3 कैसा नंबर था? इर्रेशनल था। लेकिन यहाँ तो रैशनल प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन अराइज हो गया। क्या कंट्राडिक्शन है वो? बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। कौन सा फैक्ट बोलो? रूट 3 या फिर पूरा लिखोगे? बोलो, अरे पूरा लिखोगे या फिर केवल इतना लिखोगे? पूरा लिखोगे तब भी चलेगा, सिर्फ इतना लिखोगे तब भी चलेगा। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 3 इज इर्रेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, क्यों हुआ ये सब? ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन। रॉन्ग एजम्पशन की वजह से ऐसा हुआ। अगर रॉन्ग एजम्पशन है ये जो लिखा हुआ है, अगर ये रॉन्ग एजम्पशन है तो सही क्या होता होगा? अगर 5 माइनस रूट 3 एक रैशनल नंबर है, अगर ये रॉन्ग है तो सही क्या होता होगा? यस, 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल। ठीक है, हमने क्या किया एक बार फिर से सुनो, कौन सी टेक्निक हमने यूज की? हमने कहा कि 5 माइनस रूट 3 रैशनल है। रैशनल है तो P अपॉन Q की फॉर्म में रहा होगा। अब ये सब हम इधर लेकर आए, मतलब रूट वाला नंबर एक साइड कर लिया, बाकी सब एक साइड कर लिया। अब हमें पता है कि यहाँ पर Q और P क्या हैं? इंटीजर्स हैं, है ना, अपने आप में ये इंटीजर हैं। तो ऊपर सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा होगा? इंटीजर। नीचे क्या आ रहा है? इंटीजर। इंटीजर अपॉन इंटीजर को क्या कहते हैं? रैशनल। रैशनल नंबर होता है वो। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि रूट 3 कैसा नंबर है? रैशनल। बट हम तो ये पढ़ के आए हैं कि रूट 3 इर्रेशनल है। रूट 3 कैसा है? इर्रेशनल। ये एक फैक्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा फैक्ट है उसमें कंट्राडिक्शन आ रहा है कि रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन आ गया। वो कंट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने क्या लिया? एक रॉन्ग एजम्पशन। और उस अगर ये क्वांटिटी रॉन्ग एजम्पशन है तो इसका उल्टा जो होगा वो करेक्ट हो रहा होगा।
तो इसलिए हमने 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल कह दिया। इसी तरह से जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 11, जिसमें 3√2 क्या दिखाना है, इरेशनल। 3√2 इज इरेशनल। अब आप अगेन एक बात ध्यान से सुनो, यहां पर जो 3 है ये कैसा नंबर है, रैशनल। √2 कैसा नंबर है, इरेशनल। ये बात ध्यान रखना। अब ये हम स्टार्टिंग से ही हमें पता है, ये एक फैक्ट है कि √2 एक इरेशनल है, 3 एक रैशनल है, और इनका मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आएगा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर √2 क्या हो जाएगा, रैशनल। तो रैशनल का मल्टीप्लाई रैशनल से कराएं तो आंसर क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। बट हमें पता है कि 3 इंटू √2 कैसा नंबर होगा, इरेशनल। तो यानी कि कहीं ना कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन लाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट कर लो कि 3√2 कैसा, रैशनल, ठीक है, ये रैशनल होगा। 3 का मल्टीप्लाई √2 से कराएं तो ये एक रैशनल चीज रही होगी। अगर ये रैशनल है तो ये किस फॉर्म में रहा होगा, P/Q। अच्छा, ये 3 डिवाइड में लेकर आ जाओ, P/ में क्या, 3Q। अब P क्या है, एक इंटीजर, और 3 इंटू क्यू कराओगे तब भी क्या आएगा, एक इंटीजर। अब इंटीजर अपॉन इंटीजर लिखा हो वो चीज क्या कहलाती है, रैशनल। रैशनल नंबर होता है वो। तो यहां से तो √2 रैशनल नंबर प्रूफ हो रहा है, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट, बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, कौन सा फैक्ट, √2 कैसा नंबर है, इरेशनल। √2 इज इरेशनल। ये इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ये कंट्राडिक्शन आया क्यों है, बोलो। दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। रॉन्ग एजम्पशन की वजह से ऐसा हो गया। अगर ये जो चीज लिखी हुई है कि अगर ये चीज रॉन्ग हो गई, जो हमारा एजम्पशन था, अगर ये रॉन्ग है तो सही क्या होती होगी, √3√2 इज इरेशनल। ठीक है। तो इससे पहले वाले जो हमने क्वेश्चन किए थे, ध्यान दो, जब सिर्फ ये लिखा हुआ है तब हमने कौन सा मेथड यूज किया, हमने क्या चीज यूज की थी। उसमें हमने ये यूज किया था कि P और Q क्या हैं, कोप्राइम, और उनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकता। हम ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आए। और जबकि जब प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह के कुछ दिया हो रैशनल इरेशनल का, तो वहां ये फैक्ट होता है कि ये चीज क्या होती है, इरेशनल। ठीक है। अब हमने इस फैक्ट को यूज किया, तब वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन को लेकर आए। ठीक है। इस तरह से आप गिवन नंबर की इरेशनैलिटी को प्रूव कर सकते हो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।